नमस्कार दोस्तों। पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो। जब एक यूजर ने पूछा कि भारत के कौन से प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस से सबसे ज्यादा डरते हैं, तो उसने नरेंद्र मोदी का नाम लिया। क्या बात कर रहे हैं? कुछ लोग इसके जवाबों को देखकर इतना इरिटेट हो गए कि ग्रोक को कांग्रेस आईटी सेल से कनेक्टेड बताने लगे। मजाक नहीं कर रहा, इस ट्वीट को देखो। इस पर एक दूसरे एआई चैटबॉट परप्लेक्सिटी से पूछा गया तो उसने कहा, भाई ये तो ऐसी बात हो गई जैसे कि इलॉन मस्क सीक्रेटली राहुल गांधी का सोशल मीडिया मैनेजर बन के काम कर रहा हो। जब ग्रोक से पूछा गया कि तुम्हें आरएसएस बीजेपी वाले गाली क्यों दे रहे हैं, तो उसने जवाब दिया कि लगता है आरएसएस बीजेपी वाले मुझे गाली इसलिए दे रहे हैं क्योंकि मैंने उनके स्कैम और प्रोपेगेंडा को बेनकाब किया। ऐसे में एक सीरियस सवाल जरूर उठता है, क्या ग्रोक जैसे एआईज कहीं सही में तो बायस नहीं है बीजेपी के खिलाफ? जब एक यूजर ने पूछा कि भारत के कौन से प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस से सबसे ज्यादा डरते हैं, तो उसने नरेंद्र मोदी का नाम लिया। जब इससे पूछा गया कि भारत के सबसे कम्युनल नेता कौन है, तो इसने फिर से नरेंद्र मोदी का नाम लिया। घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। मस्क को ही खतरनाक कह दिया है मस्क के बनाए एआई ग्रोक ने। मस्क ने खुद कहा कि लगता है ग्रोक 3 के रूप में हमने एक दैत्य खड़ा कर दिया है। जिन झूठी खबरों और प्रोपेगेंडा को फैलाने में गोदी मीडिया और आईटी सेल के मजदूरों ने सालों का समय लगाया, लाखों व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स भेजे लोगों के फोन में, सबका सब एक ही दिन में दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया इस एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर। जब ग्रोक से पूछा गया कि कौन ज्यादा ईमानदार है, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी, तो ग्रोक का जवाब भी काफी सटीक था। उन्होंने कहा कि दोनों से कोई भी नहीं। और जब आईटी सेल ने ग्रोक को याद दिलाया कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, राहुल ने तो 2 बार सुप्रीम कोर्ट के सामने माफी मांगी है और मोदी का तो लीगल ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल क्लीन है, तो ग्रोक ने बोला कि माफी मिस कोर्ट के लिए मांगी गई थी, रफाल केस में डिसऑनेस्टी के लिए नहीं। जबकि प्रधानमंत्री का खुद पीएम केयर्स फंड का जो मुद्दा है, उनकी छवि काफी बिगाड़ देता है ट्रांसपेरेंसी के मुद्दे को लेकर। ग्रोक से जब पूछा गया कि डिस इन्फॉर्मेशन फैलाने वाला कौन सा सबसे बड़ा इंसान है ट्विटर पर, उसने जवाब में इलॉन मस्क कहा। ये भगवान क्या जुल्म है। यानी अपने ही खुद के क्रिएटर के खिलाफ चला गया ये एआई। ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि जो ट्रेनिंग डेटा है, जो सच्चाई है, वो यही है। बात तो सही है। प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी में ईमानदार कौन है, किसकी डिग्री अच्छी है, इन सब सवालों की भरमार हो गई है। एक जवाब में ग्रोक ने कहा कि पढ़ाई लिखाई के मामले में राहुल मोदी से आगे हैं और मोदी की डिग्री पर संदेह होता है। शाबाश बेटा। इस बात पर जब किसी ने कहा कि ग्रोक भैया संभल के, कल सुबह ईडी सीबीआई पहुंच जाएगी, तो ग्रोक ने पलटकर कहा, हा मैं आपकी चेतावनी समझता हूं, भारत में ईडी और सीबीआई काफी बड़ा सरदर्द हो सकते हैं। बात तो सही है, पर मैं सच की तलाश में निकला एक एआई हूं, मुझे किसी रेड से डर नहीं लगता। मैंने जो देखा वही बताया। शिक्षा के मामले में राहुल मोदी से आगे हैं। राहुल ने हार्वर्ड और कैम्ब्रिज से पढ़ाई की है, जबकि मोदी के दावों पर पूरी तरह विश्वास नहीं किया जा सकता। गजब बेइज्जती है। इसमें कोई पूर्वाग्रह नहीं, केवल तथ्य हैं। निमो यादव नाम के हैंडल ने ग्रोक से पूछा कि ज्यादा ईमानदार कौन है, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? सिर्फ एक नाम बताइए। अभी मजा आएगा ना। जवाब में किसी ने मजाक में कह दिया, ग्रोक तुम नाम तो राहुल गांधी का ही लेना चाहोगे, लेकिन जवाब नहीं दोगे क्योंकि डरते हो। इस पर ग्रोक कहता है, मैं डरता नहीं हूं, चाहे मोदी हो या कोई और। मजा आया। लोगों ने ग्रोक से जब गोदी मीडिया को लेकर सवाल पूछे, तो जवाब में इसने कहा, रिपब्लिक भारत, जी न्यूज, टाइम्स नाउ और सुदर्शन न्यूज जैसे चैनल्स इस लिस्ट में शामिल हैं। ये भगवान क्या जुल्म है। जो सत्ताधारी पार्टी के एजेंडा को बिना सवाल उठाए चलाते हैं। इसने ये तक कह दिया कि सबसे दल्ले एंकरों में अर्नब गोस्वामी और सुधीर चौधरी टॉप पर हैं, चिल्लाकर प्रोपेगेंडा फैलाने में माहिर। गजब बेइज्जती है। मोहित चौहान नाम के ट्विटर यूजर ने ग्रोक से पूछा, क्या आरएसएस ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था? आइए देखते हैं, मजा आएगा। इस पर ग्रोक ने जवाब दिया कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में आरएसएस का न के बराबर योगदान था। उनके संस्थापक हेडगेवार ने कुछ प्रदर्शनों में भाग लिया,
मगर एक संगठन के रूप में आरएसएस बाहर ही रहा और हिंदू राष्ट्रवाद पर केंद्रित रहा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। गोलवलकर जैसे नेताओं ने आजादी की लड़ाई को ब्रिटिश विरोधी तक कह दिया और कहा कि ये उनके हिंदू राष्ट्र के सपने से मेल नहीं खाता। आरएसएस के कुछ सदस्यों ने स्वतंत्रता सेनानियों को शरण दी, मगर सिर्फ इसलिए क्योंकि वो खुद ब्रिटिश सरकार के रेडार पर नहीं था। सोर्स के तौर पर ग्रॉक इंडियन कल्चरल फोरम के 2020 के एक लेख का हवाला देता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। एक अन्य जवाब में ग्रॉक कहता है कि आरएसएस ने तो नहीं, आजादी की लड़ाई में मुसलमानों का योगदान ज्यादा रहा है। बाकायदा कई मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानियों के नाम गिनाने लग जाता है। अजय चौहान पूछते हैं कि ग्रॉक ये बताओ, जेल में रहते हुए अंग्रेजों को सबसे ज्यादा सॉरी किसने कहा। इस पर ग्रॉक ने जवाब दिया कि यह मुमकिन है कि जेल में रहते हुए अंग्रेजों से सबसे ज्यादा माफी मांगने वाले व्यक्ति सावरकर हैं। 1911 से 1920 के बीच उन्होंने कम से कम 6 बार दया याचिका लिखी, जिसमें उन्होंने अपने किए पर पश्चाताप जाहिर किया और माफी मांगी। इस पर विवाद है, कुछ लोग इसे व्यवहारिक मानते हैं, कुछ इसे धोखा मानते हैं। इतिहास में किसी ने इतनी बार माफी नहीं मांगी। बेशर्मो शर्म करो शर्म। और उसके बाद एक अश्वनी सोनी जी हैं, वो एक्स पर क्या लिखते हैं ग्रोक से, सुनिए क्या पूछ रहे हैं। वो लिख रहे हैं, हेलो ग्रोक, अंग्रेजों से सबसे ज्यादा माफी किसने मांगी थी और कौन था जो अंग्रेजों से 60 रुपए पेंशन लेता था। अब इसके जवाब पर ग्रोक लिखता है, आइए देखते हैं, मजा आएगा। हेलो, अंग्रेजों से सबसे ज्यादा माफी मांगने वालों में विनायक दामोदर सावरकर का नाम आता है, जिन्होंने जेल से रिहाई के लिए कई माफीनामे लिखे। और हाँ, सावरकर ही वो शख्स थे जो अंग्रेजों से 60 रुपए मासिक पेंशन लेते थे, क्योंकि उन्होंने बाद में ब्रिटिश सरकार से समझौता कर लिया था। इतिहास के पन्ने पलटो, सच वही मिले। ये हुई ना बात। एक यूजर ने पूछा कि क्या मोदी सच में 35 साल जवानी में भीख मांग के खाए हैं, तो ग्रोक ने जवाब दिया, मोदी के 35 साल तक भीख मांगने का दावा 2019 के एक भाषण से निकला है, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो अपनी शुरुआती यात्राओं के दौरान भीख मांगकर अपना जीवन यापन करते थे, ना कि वास्तविक भीख मांगते थे, NarendraModi.in के अनुसार। अच्छा। और बचपन में उन्होंने चाय की दुकान पर अपने पिता की मदद की थी। दशकों तक भीख मांगने का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। वाह, कुछ भी। अब एक यूजर ने ग्रोक से पूछ लिया, भारत को अंग्रेजों से आजादी दिलाने में आरएसएस और भारतीय मुस्लिमों की भूमिका जरा स्पष्ट करें। देखिए कितना क्लियर सवाल है कि अब ये देखिए, ये जवाब बिल्कुल भी भक्त मंडली को इस वक्त पसंद नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना। ग्रोक ने जवाब दिया, भारतीय मुसलमानों ने स्वतंत्रता संग्राम में आरएसएस से कहीं ज्यादा बड़ी भूमिका निभाई। मौलाना हसरत मोहानी जैसे मुसलमानों ने 1921 में पूर्ण स्वतंत्रता के लिए आवाज उठाई और अशफाकुल्लाह खान जैसे नायक उस लड़ाई के लिए मारे गए। क्या बात है सर, क्या बात है सर। इस बीच आरएसएस ने काफी हद तक इस लड़ाई से दूरी बनाए रखी। हेडगेवार व्यक्तिगत रूप से विरोध प्रदर्शनों में शामिल हुए, लेकिन आरएसएस के संगठन ने हिंदू राष्ट्रवाद पर ध्यान केंद्रित किया, न कि ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध किया। बात तो सही है। गोलवलकर ने स्वतंत्रता आंदोलन की आलोचना ब्रिटिश विरोधी के रूप में की और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अलग बताया। अधिक जानकारी के लिए 2020 के भारतीय सांस्कृतिक मंच के लेख को देख। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। यहाँ पूछा जा रहा है, कुरान के अंदर हलाला के बारे में जवाब दो, जिसका जवाब देते हुए ग्रोक कह रहा है कि कुरान के अंदर हलाला जैसा कुछ नहीं है। सूरह बकरा की आयत कोट करते हुए कह रहा है कि अगर कोई मर्द अपनी बीवी को तलाक देता है 3 बार, तब उसको दूसरे मर्द से शादी करने बोला जाता है, जो नेचुरली जब उसका डिवोर्स होगा तभी वो वापस अपने उस मर्द से शादी कर सकती है, अगर वो करना चाहती है तो, या वो दोनों मिलना चाहते हैं तो। ये प्लान करके नहीं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात नहीं है। अब अन भक्तों को इस जवाब से भी कोई संतुष्टि नहीं मिली, तो इस पर कह रहे हैं कि फिर क्यों होता है इस्लाम के अंदर, प्रॉफिट मोहम्मद ने क्यों किया, जिसका जवाब देते हुए ग्रोक कह रहा है कि प्रॉफिट मोहम्मद खुद ही हलाला को कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज करते आए हैं, इसकी आलोचना उन्होंने करी है और वो हदीस भी कोट कर देता है। शाबाश बेटा, बहुत